स्टूडेंट्स, वेलकम टू विन टॉप क्लासेस। आज की क्लास हमने स्टार्ट करना है सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2। ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तीसरा पार्ट है। इसके ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है इस मानव पुरुष प्रजनन संस्थान और स्त्री पुरुष प्रजनन संस्थान। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है मानव में लैंगिक प्रजनन, जिसके अंदर मैंने बताया मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान और मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान। उसके अंदर हमने देखा कि वीर्य कैसे तैयार होता है और डिंब कैसे तैयार होता है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले युग्माणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो के स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। जैसे पहला पॉइंट है युग्माणु के निर्माण में पिता का शुक्राणु तथा माता का अंड कोशिका दोनों ही अगुणित युग्म होते हैं। क्योंकि पिता के शुक्राणु का क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसका अगुणित बन जाता है, और अंड कोशिका भी क्या होती है, अगुणित होती है। दोनों अगुणित युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। बराबर है क्या? देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम, देखो यहाँ पर स्पेरोजियोमेट्रिक, यह यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह पुरुषों में इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन आपको समझता है दो बार में होता है, अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और अर्धसूत्री विभाजन भाग 2। तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो 2n रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1n हो जाएगा। बराबर, यहाँ पर n तैयार होगा। यहाँ पर उसी तरह महिलाओं में डिंब का मतलब अंड कोशिका का विभाजन होता है और अंड कोशिका से एन तैयार हो जाता है। बराबर, तो ये दोनों क्या होती है, अगुणित होती हैं। बराबर, जब ये दोनों एन का आपस में संयोग होगा तो इसका डिंब तैयार होगा और इसे क्या तैयार होंगे, शुक्राणु। जब डिंब और शुक्राणु एक दूसरे से मिलेंगे, जब डिंब और शुक्राणु एक दूसरे से संयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ फलन प्रक्रिया हो जाएगी। और जो एन और एन था, एन किसमें, एक स्त्री में और एक पुरुष के अंदर, तो 2n क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड जायगोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, युग्माणु तैयार हो जाएगा। अब इस युग्माणु से आगे क्या तैयार हो जाएगा, शिशु तैयार हो जाएगा। यहां तक समझा आप लोग को? तो चलिए अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, पहला टॉपिक है पिता का शुक्राणु तथा माता का अंड कोशिका। पिता का शुक्राणु और माता का अंड कोशिका दोनों ही अगुणित होते हैं और दोनों अगुणित युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। बराबर, दोनों कैसे तैयार होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। पुरुष युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक शुक्राणु उत्पन्न कर सकता है। मतलब पुरुषों में जो ये शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वह युवावस्था मतलब 14-15 साल के बाद से लेकर वृद्धावस्था तक उसके अंदर शुक्राणु तैयार होते रहते हैं। परंतु स्त्री के प्रजनन संस्थान कार्य रजनोवृत्ति मतलब जब महिलाएं 40 से 45 की एज में हो जाती है, वर्ष हो जाती हैं, तो उसके अंदर रजनोवृत्ति हो जाती है। मतलब उनके अंदर जो हर महीने डिंब आता है वो आना बंद हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस काल को क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति कहा जाता है। जब महिलाओं के योनि में, गर्भाशय में डिंब आना बंद हो जाता है। और ये कब होता है, ये 40 साल के बाद होता है। ठीक है, ये 40 साल के बाद होता है, तो रजनोवृत्ति तक रुक जाती है। युवावस्था में स्त्रियों शरीर में हर महीने अंडाशय में एक डिंब आता है। बराबर है, हर स्त्री शरीर में जन्म के समय स्त्री के शरीर में 20 से 40 लाख डिंब होते हैं। कितना होता है, 20 से 40 लाख डिंब पाए जाते हैं स्त्रियों के शरीर में जब उसका जन्म होता है। एक शिशु का जन्म होता है, ठीक है, तो उसके महिला शिशु का जन्म होता है तो उसके अंदर कितना 20 से 40 लाख डिंब पाए जाते हैं। हर स्त्री 45 वर्ष तक की आयु तक डिंब उत्पन्न करती है। ठीक है, तत्पश्चात स्त्री हार्मोन उत्पादन में कमी आने वाली, उसके बाद क्या होता है, जब वो 45 साल की हो जाती है तो उसके हार्मोन में क्या होती है, कमी हो जाती है। हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनके हार्मोन में कमी आ जाती है और रजनोवृत्ति शुरू हो जाती है। उनका मासिक धर्म क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हर महीने जो डिंब आता है उनके शरीर में बंद हो जाता है और 45 या 50 साल के बाद वो स्त्री प्रजनन करने योग्य नहीं होती है। अगर प्रजनन किया भी तो उससे बनने वाला जो शिशु रहेगा वह किसी न किसी जनुकीय विकार से ग्रसित रहेगा। समझा? क्योंकि उसके जो डिंब रहते हैं वह 30 से 40 से 50 साल क्या होते हैं, पुराने होते हैं। बराबर है, तो उनका जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो भी पूर्ण रूप से हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसलिए 45 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं उन महिलाओं में कुछ ना कुछ भेद होते हैं। सामान्यतः 40 से 45 वर्ष के दौरान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान कार्य नियंत्रित करने वाले संप्रेरक स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है और मासिक धर्म क्या हो जाता है, रुक जाता है। 40 से 50 वर्ष के समय जो महिलाओं के अंदर जो प्रजनन संस्थान मतलब जो 40 से 50 वर्ष के दौरान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान कार्य नियंत्रित करने वाले जो संप्रेरक है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका स्राव क्या होता है, बंद हो जाता है और इस तरह उनका मासिक धर्म क्या हो जाता है, रुक जाता है। हर महीने जो डिंब आता है उनके शरीर में वो आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब 45 साल के बाद जो महिलाएं होती है प्रजनन करने योग्य नहीं रह पाएंगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को युग्माणु निर्माण समझा होगा। अब फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। फलन किसे कहते हैं, जब शुक्राणु और डिंब मतलब शुक्राणु किसका, पुरुष का, और डिंब किसका, महिला का, स्त्री का। शुक्राणु और डिंब का संयोग होकर युग्माणु तैयार होता है, जायगोट तैयार होता है 2n। ठीक है, निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फलन कहते हैं।
ठीक है ना, समझा। मानव फलन की प्रक्रिया शरीर के अंतर्भाग में होती है। जो मानव होते हैं उनके अंदर जो फलन प्रक्रिया होती है शरीर के अंतर्भाग में होती है, ठीक है। संभोग के समय स्त्री योनि में वीर्य खलित होता है। संभोग जब होता है मतलब स्त्री और पुरुष का जब संभोग होता है, जब मतलब संयोग होता है, तो वीर्य जो होता है वो योनि में क्या होता है, मिल जाता है। वीर्य जो होता है जो शिश्न के माध्यम से वीर्य में योनि में चला जाता है। खलित होता है मतलब जमा हो जाता है। वीर्य के कई लाख शुक्राणु जमा होते हैं। वीर्य में बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, ठीक है। इन शुक्राणु योनि मार्ग से कहाँ जाएगा, पहले योनि मार्ग में जाएगा, ठीक है। सबसे बाहरी हिस्सा योनि मार्ग में, फिर उसके बाद गर्भाशय में जाएगा, फिर गर्भाशय के बाद अंड नलिका में जाएगा। इस तरह सफर करते हैं कौन, शुक्राणु, ठीक है। चलो अब डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, शुक्र स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं। यहाँ से अलग अलग शुक्राणु जाएंगे, ये डिंब है अंदर, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर देखो, यहाँ से शुक्राणु अंदर गए, ये क्या है, योनि है, इस योनि से शुक्राणु अंदर गए तो वो माध्यम से प्रवेश करते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं वो लोग, गर्भाशय में। गर्भाशय के बाद वो लोग कहाँ पर जाएंगे, अंडाशय में जाएंगे, अंडवाहक नलिका में जाएंगे। अंडवाहक नलिका में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर डिंब दिख रहा है आप लोग को। अब ये डिंब को यहाँ पर देख लीजिए बड़े में, तो ये जैसे शुक्राणु उसके आसपास सैकड़ों शुक्राणु होते हैं, लाखों शुक्राणु उसके पास जाते हैं, उसमें से कोई एक शुक्राणु जो होता है वह डिंब में प्रवेश करता है, ठीक है। ये डिंब में प्रवेश करेगा और यहाँ पर क्या होगा, उसका फलन होगा और बाद में ये जो डिंब है इसका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होकर वहाँ पर शिशु तैयार होगा। बराबर है क्या। एक चीज़ याद रखिएगा, जो पुरुषों में शुक्राणु होता है उसका अर्धसूत्री विभाजन फलन के पहले हो जाता है, लेकिन महिलाओं में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो फलन के बाद होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो डिंब होता है उसका अर्धसूत्री विभाजन फलन के बाद होता है और महिला में शुक्राणु का जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था पुरुषों में वह फलन के पहले होता है, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ गया क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। से केवल एक शुक्राणु अंड नलिका में प्रवेश करता है, डिंब का निषेचन करता है। वहां पर बहुत लाखों शुक्राणु रहेंगे, सैकड़ों शुक्राणु रहेंगे। उन शुक्राणु में से सिर्फ एक शुक्राणु क्या रहेगा, जो स्ट्रांग रहेगा, वो डिंब नलिका में प्रवेश करेगा और क्या कर देगा, निषेचन करेगा। समझ में आ गया। अब बाद में उस डिंब का क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और वहां पर क्या तैयार होगा बच्चों, शिशु तैयार होगा। पहला शिशु तैयार होगा जायगोट, और जायगोट में बार बार अर्धसूत्री विभाजन होकर वहां पर शिशु तैयार हो जाएगा। बराबर। फिर वहीं पर गर्भाशय में उसका पूरा शिशु पलेगा और उसके बाद योनि के माध्यम से जब उसका गर्भकाल पूरा हो जाएगा तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझाया क्या आप लोग को। चलिए अब आगे। अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा है, अधिक आयु वाली स्त्रियों के अब सामान्य शिशु पैदा होने की संभावना अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके जो डिंब होते हैं वो 30 से 40 साल या 40 से 50 साल पुराने हो जाते हैं और उनका मासिक धर्म रुक चुका होता है। मासिक धर्म रुक जाने के कारण आयु के कुछ अंतिम वर्षों में अंडाशय से बाहर आने वाले डिंब 40 से 50 साल पुराने होते हैं। उनके विभाजन क्षमता कम हो चुकी होती है, इसलिए उनका अर्धगुणसूत्री विभाजन ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे डिंबों के फलित होने से जन्म लेने वाले बालक जनु की दृष्टि से दोष युक्त होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे दोष उसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ गया क्या। अब अगला टॉपिक हमारा है लिंग निर्धारण। क्या है, लिंग निर्धारण। जैसे देख लीजिए लिंग निर्धारण में यहाँ पर क्या है, पुरुष है, पुरुषों के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो XY गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं के पास जो गुणसूत्र हैं XX गुणसूत्र होते हैं। और अगर पुरुष हमेशा जब अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो X और महिलाओं से X, तो बनने वाला जो शिशु रहेगा वो क्या रहेगी, डॉटर रहेगी, ठीक है। अगर शिशु ने दिए फादर ने दिया X और महिला ने दिया फादर ने दिया Y और महिला ने दिया X, तो बनने वाला शिशु क्या रहेगा, लड़का रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर जो मदर है मतलब स्त्री है वो हमेशा क्या करेगी, X गुणसूत्र देगी, तो इसलिए उसके द्वारा हमेशा X गुणसूत्र आता है और पिता द्वारा कभी X गुणसूत्र आएगा तो लड़की होगी, अगर Y गुणसूत्र आएगा तो लड़का होगा। बराबर है। तो यहाँ पर जो लिंग निर्धारण है वह डिपेंड करता है पुरुष पर, पुरुष कौन सा गुणसूत्र पुरुष द्वारा आ रहा है। बराबर है। चलिए अब आगे देखते। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। कि अभी तक हमने देखा कि भाई युग्माणु कैसे तैयार होता है, ठीक है। युग्माणु का निर्माण देखा, फलन देखा, उसके बाद हम लोग अब देख रहे हैं लिंग निर्धारण। जो बनने वाला शिशु रहेगा वो लड़का रहेगा कि लड़की रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो मानव होते हैं, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, बराबर, जिसके अंदर से 23 जोड़ियां होती है। 46 गुणसूत्रों का 23 जोड़ी, जिसके अंदर 22 जोड़ी जो होती है वह अलिंगी होती है और 23वीं जोड़ी जो होती है वो लिंगी गुणसूत्र होती है। बराबर है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पुरुषों में 44 कायिक गुणसूत्र और XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। बराबर। उसी तरह महिलाओं में 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं जो आपके शरीर का अलग अलग
कलर हो गया, बालों कलर हो गया, त्वचा कलर हो गया, आपका बोलने का, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें ये 44 गुणसूत्र डिफाइन करती हैं। और जो एक्स वाई गुणसूत्र रहेगा ये डिसाइड करेगा, जो बनने वाला गुणसूत्र है, जो लिंगी गुणसूत्र रहेगा ये डिसाइड करेगा जो बनने वाला शिशु है वह लड़का रहेगा कि लड़की। इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के कारण स्त्रियों और पुरुषों के शरीर में विशिष्ट अंगों वाले प्रजनन संस्थान का निर्माण होता है। इसी लिंग गुणसूत्रों की वजह से जो स्त्री और पुरुष के शरीर में विशिष्ट अंगों वाला प्रजनन संस्थान, आपने देखा हो स्त्रियों में प्रजनन संस्थान अलग होता है और पुरुषों में प्रजनन संस्थान अलग होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये लिंग गुणसूत्र की वजह से होता है, बराबर। एक्स यह गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। जो एक्स गुणसूत्र है वह स्त्रियों में पाया जाता है और पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन वाई गुणसूत्र सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। और अगर की तो वाई गुणसूत्र जो होता है वह एक्स गुणसूत्र से थोड़ा छोटा होता है, बराबर। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है और वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है, ठिगना होता है, ठीक है। अर्थात वाई गुणसूत्र केवल पुरुषत्व के लिए, मतलब पुरुषत्व दिखाने के लिए वाई गुणसूत्र और स्त्रीत्व दिखाने के लिए एक्स गुणसूत्र, बराबर है क्या? चलो, अगर वाई गुणसूत्र गया तो वो बनेगा, जो शिशु बनेगा वो क्या रहेगा? लड़का रहेगा। और एक्स गुणसूत्र गया पिता की तरफ से एक्स गुणसूत्र गया तो बनने वाली जो शिशु रहेगी वो लड़की रहेगी। और पिता की तरफ से अगर वाई गुणसूत्र गया तो बनने वाला क्या शिशु रहेगा? लड़का रहेगा, ठीक है। जनन कोशिकाओं से युग्मक का विकास होता है। जनक कोशिका से क्या होगा? युग्मक का विकास होगा और द्विगुणित तैयार हो जाएंगे। प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र होती हैं, बराबर। 22 जोड़ी क्या होती है? गुणसूत्र की जोड़ी होती है, जो लिंग निर्धारण नहीं करते हैं। एक जोड़ी होती है जो लिंग गुणसूत्र होती है। जैसे अगर महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की बात करें तो 44 + XX होता है, और पुरुषों की बात करें तो 44 + XY होता है, ठीक है। इस तरह से 46 गुणसूत्र पूरे होते हैं, बराबर है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? अर्धसूत्री विभाजन में जाएंगे। स्टूडेंट, जनक कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये एन तैयार होते हैं। जैसे 46 गुणसूत्र का कितना हो जाएगा? 23 गुणसूत्र हो जाएगा। तो 22 + X लड़कों में हो सकता है, मतलब पुरुषों में हो सकता है, या 22 + Y, ये दोनों संभावता हो सकती है। तो 46 का आधा हो जाता है ना, अर्ध गुणसूत्री विभाजन में जाएंगे तो 46 का क्या हो जाएगा? आधा, मतलब 23। तो 22 + X लड़कों में, या तो 22 + Y। अगर ये 22 + X स्त्रियों के साथ संयोग करेगा, जो 22 + X ऑलरेडी स्त्रियों के पास है, तो बनने वाली शिशु क्या रहेगी? लड़की रहेगी। और 22 + X अगर इसके साथ संयोग करेगा तो बनने वाला शिशु क्या रहेगा? लड़का रहेगा। उत्पन्न हुए दोनों शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। जैसे लड़कों में दो प्रकार के होते हैं, 22 + X और 22 + Y। परंतु जो लड़कियों में होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, 22 + X। समझा? अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद लड़कों में जो शुक्राणु होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, 22 + X या 22 + Y, बराबर है। और लड़कियों में एक ही प्रकार का शुक्राणु मिलेगा, 22 + X। अगर ये 22 + X इसके साथ 22 + X के साथ संयोग करेगा तो बनने वाली लड़की क्या रहेगी? बनने वाला शिशु क्या रहेगा? लड़की रहेगी। और 22 + Y अगर 22 + X के साथ संयोग करता है तो बनने वाला शिशु जो रहेगा वो क्या रहेगा? लड़का रहेगा। समझा स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे देखते हैं। बाहर निकलने के पूर्व, विषण से बाहर निकलने के पूर्व शुक्राणु का अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो शुक्राणु होते हैं वह विषण से बाहर निकलने से पहले उनका अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। विषण मतलब क्या? आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे टेस्टिस होता है, देख लो, अगर डायग्राम आपको याद होगा तो इस तरह से डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पर मूत्राशय होता है, मूत्रवाहक नलिका, और यहाँ से ये विषण होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं अलग अलग नलिकाओं से द्वारा जाते हैं, फिर यहाँ पर अलग अलग ग्रंथियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। आपने इसके पहले वाली वीडियो में देखा होगा। तो शुक्राणु यहाँ से विषण से बाहर निकलने से पहले उनका अर्धसूत्री विभाजन हो चुका होता है, परंतु डिंब अर्धसूत्री विभाजन फलन के बाद होता है। ये फलन के बाद, मतलब जब शुक्राणु और डिंब मिल जाते हैं, जब शुक्राणु और डिंब जब मिल जाते हैं, जब उनका फलन हो जाता है, उसके बाद उनका अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, बराबर। पिता का गुणसूत्र का प्रकार शिशु का लिंग निर्धारण करता है। पिता के गुणसूत्र के हिसाब के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा कि बनने वाला जो शिशु रहेगा वह लड़का रहेगा कि लड़की। यदि पिता ने Y गुणसूत्र दिया तो बनने वाला जो शिशु रहेगा वो लड़का। यदि पिता ने X गुणसूत्र दिया तो बनने वाला शिशु क्या रहेगा? लड़की। तो इस हिसाब से जो लिंग निर्धारण है वह किसके ऊपर निर्भर करता है? पुरुष के ऊपर, कि पुरुष कौन सा गुणसूत्र देता है, बराबर है क्या। X गुणसूत्र का फलन डिंब के साथ होता है तो जन्म लेने वाली जो लड़की रहेगी, पुत्री का जन्म होगा। यदि पुरुष Y गुणसूत्र का फलन डिंब के साथ होता है तो पुत्र बनेगा, पुत्र का जन्म होगा, बराबर है। चलो, माता के सभी X गुणसूत्र वाले डिंब होते हैं। माता के पास तो सारे के सारे गुणसूत्र क्या होते हैं? X वाले होते हैं। इसलिए माता शिशु के लिंग निर्धारण में असमर्थ होती है। इसलिए माता शिशु के लिंग निर्धारण नहीं डिसाइड कर सकती कि लड़का होगा कि लड़की। इस प्रकार माता शिशु लिंग निर्धारण में असमर्थ होती है, ठीक है। हमारे समाज में एक प्रथा है स्टूडेंट्स कि यदि किसी पेरेंट्स को शिशु होता है, अगर वो लड़की हो गई तो उसके जो परिवार वाले हैं वह उसकी
उसके जो परिवार वाले हैं वह महिला को दोषी ठहराते हैं, जबकि ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो लड़का या लड़की बनने का जो पूरा प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि पुरुष कौन सा गुणसूत्र देने वाला है। पुरुष अगर Y गुणसूत्र देगा तो लड़का, अगर पुरुष ने X गुणसूत्र दे दिया तो कौन शिशु जो बनेगी वो क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। इसलिए जो समाज में ये जो गलत प्रथा है ये हमें दूर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको वीडियो समझा होगा। अब हमने समझा होगा इस वीडियो में हमने क्या देखा, युग्माणु का निर्माण किस तरह से होता है, फिर फलन प्रक्रिया हमने देखी कि शिशु कैसे तैयार होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, लिंग निर्धारण कि शिशु जो रहेगा वो लड़का रहेगा कि लड़की रहेगा, वो किस आधार पर बताया जाता है वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई है या समझ में आई है तो आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।